नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं धातुओं के रासायनिक दुनिया में। नमस्कार। हाँ, और फोकस रहेगा कि ये एसिड्स यानी अम्लों के साथ और दूसरे मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ कैसे बर्ताव करती हैं। बिल्कुल। इसके लिए हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर 3 धातु एवं अधातु उसके 5वें हिस्से को देख रहे हैं। हाँ, कोशिश यही है कि सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि समझें कि ये रिएक्शंस क्यों जरूरी हैं, इनका मतलब क्या है। सही बात है। मतलब ये जानना कि कौन सी धातु एसिड से कैसे रिएक्ट करती है, ये जरूरी क्यों है आखिर? अरे इसका सीधा ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की चीजों से है। कौन सी धातु जल्दी जंग खाएगी, मतलब संचारण। हाँ, या कौन सी धातु मान लीजिए बर्तन बनाने के लिए ठीक रहेगी, या बैटरी में कौन सी इस्तेमाल होगी। बिल्कुल, ये सब उनकी इसी क्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी पर ही तो निर्भर करता है। तो ये सिर्फ किताबों की केमिस्ट्री नहीं है। नहीं नहीं, इसका असर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पर पड़ता है। तो शुरू करें धातुओं की अम्लों के साथ जो आम प्रतिक्रिया होती है उससे। हाँ, वो जो स्कूल में रटा था, धातु जमा तनु अम्ल, क्या बनता था? लवण और हाइड्रोजन गैस। हाँ, धातु प्लस तनु अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है समझने के लिए। पर क्या ये इतना सिंपल है? मतलब क्या सारी धातुएं बिल्कुल एक ही तरह से रिएक्ट करती हैं, एक ही स्पीड से? यही तो बात है। अगर सब एक जैसे होते तो फिर अलग अलग धातुओं का मतलब ही क्या? सोना और लोहा एक जैसे तो नहीं है। सही कहा। लगता तो नहीं कि सब एक जैसे रिएक्ट करते होंगे। बिल्कुल। और इसी को परखने के लिए किताब में एक एक्टिविटी दी है, गतिविधि 3.11। अच्छा, एक्टिविटी 3.11 क्या करते हैं इसमें? इसका मकसद यही है कि कुछ अलग अलग धातुएं लें, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर। MgAlZnFeCu, ठीक है। और देखें कि तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब डाइल्यूट HCl के साथ कौन कितना तेज रिएक्ट करता है। अच्छा, तो ये एक तरह की रेस हो गई इन धातुओं के बीच, कौन सबसे तेज भागेगा एसिड हाँ, में। कह सकते हैं। तरीका भी काफी सीधा है। पहले इन धातुओं के छोटे साफ टुकड़े लेने हैं। साफ करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि उन पर अक्सर ऑक्साइड की एक पतली परत जमी होती है, वो हटाना जरूरी है ताकि धातु सीधे एसिड के संपर्क में आए। ठीक है, समझ गई। फिर अलग अलग टेस्ट ट्यूब में थोड़ा डाइल्यूट HCl लेकर उनमें ये धातु के टुकड़े डाल देते हैं। और थर्मामीटर भी लगाते हैं ना, हाँ। ये देखने के लिए कि रिएक्शन से गर्मी निकल रही है या नहीं। हाँ बिल्कुल, तापमान पर नजर रखना जरूरी है। और एक और जरूरी बात, क्या? सोडियम और पोटेशियम को इस प्रयोग में शामिल नहीं किया गया है। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, शायद पानी से भी। बिल्कुल, वो ठंडे पानी से भी इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं कि आग लग सकती है, धमाका हो सकता है। एसिड के साथ तो और भी खतरनाक। तो सुरक्षा पहले। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम बाहर। अब जब बाकी धातुएं HCl में डाली तो क्या देखा? क्या नोट करना होता है? दो मुख्य चीजें। पहली, बुलबुले कितनी तेजी से बन रहे हैं। ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं। अच्छा। जितनी तेज बुलबुले उतना तेज रिएक्शन। हाँ। और दूसरी चीज है तापमान में बदलाव। थर्मामीटर बताएगा कि कौन सी धातु ज्यादा गर्मी पैदा कर रही है, मतलब रिएक्शन कितना ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है। तो इस रेस का विनर कौन रहा? सबसे तेज बुलबुले और सबसे ज्यादा गर्मी किसके साथ? सारे ऑब्जर्वेशंस को देखें तो मैग्नीशियम Mg के केस में बुलबुले बनने की रफ्तार सबसे ज्यादा थी। सबसे तेज? हाँ, और टेस्ट ट्यूब भी सबसे ज्यादा गर्म हो गई। तो साफ है कि मैग्नीशियम इस ग्रुप में सबसे ज्यादा क्रियाशील है। अच्छा, और मैग्नीशियम के बाद बाकी धातुओं का क्या क्रम रहा? उसके बाद नंबर आता है एल्यूमिनियम Al का, फिर जिंक Zn और फिर आयरन Fe का। तो क्रम हुआ Mg, Al, Zn, Fe। बिल्कुल, क्रियाशीलता इसी क्रम में घटती हुई दिखी। अरे, लेकिन एक धातु रह गई, कॉपर। उसका क्या हुआ? वो इस लिस्ट में कहाँ फिट होता है? कॉपर की कहानी थोड़ी अलग है। जब उसे तनु HCl में डाला गया तो न तो कोई बुलबुले दिखे, न ही तापमान में कोई खास फर्क पड़ा। मतलब कॉपर ने रिएक्ट ही नहीं किया? हाँ, तनु HCl के साथ कॉपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। तो वो इस रेस में था ही नहीं। सही कहा। तो इस एक्टिविटी से हमें इन 5 धातुओं की एक रिलेटिव रिएक्टिविटी सीरीज मिल गई। Mg, Al, Zn, Fe, Cu। ये क्रियाशीलता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज बड़ी काम की चीज लग रही है। पर एक सवाल और, क्या ये नियम कि धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन हमेशा हर एसिड के साथ लागू होता है? अच्छा सवाल है। नहीं, हमेशा नहीं। एक बड़ा अपवाद है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड,
उसके साथ क्या अलग होता है? ज्यादातर धातुएं जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस H2 नहीं बनती। अरे, ऐसा क्यों? वो भी तो एसिड है। हाँ, है तो एसिड, लेकिन HNO3 एक बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक मतलब वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, उनसे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो जब रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती भी है ना, हाँ, तो HNO3 उसे फौरन ऑक्सीडाइज करके पानी बना देता है। H2O। ओहो, तो हाइड्रोजन गैस बेचारी बन के भी पानी बन जाती है। और नाइट्रिक एसिड का खुद क्या होता है फिर? वो खुद अपचयित हो जाता है नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में, जैसे N2O, NO या NO2। कौन सा बनेगा ये धातु और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है। बाप रे, ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। लेकिन क्या इसका भी कोई अपवाद है? कोई धातु है जो नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन निकाल ले? केमिस्ट्री है तो अपवाद तो होंगे ही। हाँ, दो धातुएं हैं, मैग्नीशियम Mg और मैंगनीज Mn। Mg और Mn। हाँ, ये दोनों अगर बहुत ही ज्यादा तनु मतलब वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो हाइड्रोजन गैस बना लेती हैं। वाह, मतलब नियम, फिर उसका अपवाद और फिर अपवाद का भी अपवाद। कमाल है। बिल्कुल। अच्छा, किताब में एक बॉक्स है, क्या आप जानते हैं? उसमें एक्वारेजिया का जिक्र है। ये क्या चीज है भाई? एक्वारेजिया, इसका लैटिन में मतलब है शाही जल या रॉयल वाटर। शाही जल, रॉयल वाटर, क्यों? क्योंकि ये सोना, गोल्ड और प्लैटिनम जैसी उत्कृष्ट मतलब नोबल धातुओं को भी घोल सकता है, जबकि कोई अकेला एसिड ना HCl ना HNO3 इन्हें नहीं घोल पाता। क्या बात है, सोना और प्लैटिनम को भी घोल दे। बनता कैसे है ये शाही जल? इसे ताज़ा बनाना पड़ता है। सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सांद्र नाइट्रिक एसिड HNO3 को मिलाकर। किस अनुपात में मिलाते हैं? आमतौर पर 3 हिस्से कॉन्सेंट्रेटेड HCl और 1 हिस्सा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 3.1 के अनुपात में। 3.1 के अनुपात में। 3 हिस्से HCl, 1 हिस्सा HNO3, और ये मिलकर सोना गला देते हैं। ये कैसे मुमकिन है जब अकेले नहीं कर पाते? यहाँ टीम वर्क होता है। नाइट्रिक एसिड जो प्रबल ऑक्सीकारक है वो सोने को ऑक्सीडाइज करके गोल्ड आयन Au3+ बनाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो क्लोराइड आयन Cl- मिलते हैं वो इन गोल्ड आयनों के साथ मिलकर एक घुलनशील कॉम्प्लेक्स आयन जैसे टेट्राक्लोरोओरेट AuCl4- बना लेते हैं। अच्छा, तो एक ऑक्सीडाइज करता है और दूसरा उसे घुलनशील बना देते हैं। एकदम सही। इसी मिले जुले असर से सोना या प्लैटिनम घुल जाते हैं। ये बहुत संक्षारक मतलब कोरोसिव और सधूम मतलब फ्यूमिंग लिक्विड होता है। वाकई दिलचस्प। तो ये तो हुई एसिड्स के साथ रिएक्शन की कहानी। अब धातुओं की क्रियाशीलता जांचने का एक और तरीका भी है शायद। हाँ बिल्कुल, वो है धातुओं की अन्य धातु लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया, सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अच्छा, मतलब एक धातु का रिएक्शन दूसरी धातु के सॉल्ट सॉल्यूशन से? हाँ, इसे करते हैं विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्टिविटी की तुलना करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है? इसमें ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है, मतलब हटा देती है। हटा देती है, जैसे कोई ज्यादा ताकतवर किसी कमजोर को उसकी जगह से हटा दे। बिल्कुल वैसा ही। यहाँ ताकत का मतलब है रासायनिक क्रियाशीलता। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से किक आउट कर देता है। किक आउट, ये अच्छा तरीका है याद रखने का। तो इसके लिए भी कोई एक्टिविटी है किताब में? हाँ, एक्टिविटी 3.12 इसी पर है। इसमें कॉपर यानी कि Cu और आयरन यानी कि Fe की क्रियाशीलता की तुलना की गई है। कॉपर और आयरन, ठीक है, कैसे करते हैं ये? 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक में आयरन सल्फेट का विलयन लेते हैं जो हल्का हरा होता है, और उसमें एक साफ कॉपर का तार डाल देते हैं। ठीक है, कॉपर तार आयरन सल्फेट में। दूसरी टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का नीला विलयन लेते हैं और उसमें एक लोहे की कील डाल देते हैं। लोहे की कील कॉपर सल्फेट में, समझ गए। फिर करीब 20 मिनट इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या बदलाव हुआ। रंग बदला, कुछ जमा हुआ। अच्छा, 20 मिनट बाद क्या दिखता है? किसमें रिएक्शन होता है? जिसमें लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डाला था वहां रिएक्शन होता है। क्या रिएक्शन होता है? विलयन का नीला रंग धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है या हरा सा होने लगता है, क्योंकि आयरन सल्फेट बन रहा है, और लोहे की कील पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। लाल भूरे रंग की परत, वो क्या है? वो कॉपर धातु है। आयरन ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया। Fe+CuSO4
इक्वल्स टू FeSO4 प्लस Cu। अरे वाह, तो आयरन ने कॉपर को किक आउट कर दिया। इसका मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। बिल्कुल सही निष्कर्ष। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब देखो। हाँ, जिसमें कॉपर का तार आयरन सल्फेट में डाला था। उसमें कोई बदलाव नहीं। 20 मिनट बाद भी विलयन का रंग वैसा ही, तार पर कुछ नहीं जमा। मतलब कॉपर आयरन को आयरन सल्फेट से नहीं हटा पाया। हाँ, Cu प्लस FeSO4 कोई रिएक्शन नहीं। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साफ तौर पर साबित होता है कि आयरन Fe कॉपर Cu से ज्यादा क्रियाशील है, क्योंकि आयरन कॉपर को विस्थापित कर सकता है पर कॉपर आयरन को नहीं। ये विस्थापन अभिक्रिया तो रिएक्टिविटी समझने का बड़ा सीधा तरीका है। एसिड वाले रिएक्शन से भी ज्यादा साफ दिखता है शायद। हाँ, कई बार ये ज्यादा निर्णायक होता है, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा पता चल जाता है कि A ने B को हटाया या नहीं। अगर हटाया तो A ज्यादा रिएक्टिव है, बात खत्म। तो हमने आज काफी कुछ देख लिया। धातुओं का एसिड से रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस बनना, गर्मी निकलना। हाँ, और उससे उनकी क्रियाशीलता का अंदाजा लगाना। फिर नाइट्रिक एसिड का वो खास बर्ताव, उसका ऑक्सीकारक होना। और वो एक्वारेजिया, शाही जल, जो सोने को भी घोल दे। बिल्कुल। और फिर ये विस्थापन अभिक्रियाएं जो क्रियाशीलता का सीधा सबूत देती हैं, जैसे हमने देखा FeCu। इन सब से मिलकर हमें धातुओं की एक रिलेटिव रिएक्टिविटी समझ में आती है। जैसे हमने उन 5 धातुओं का क्रम देखा था, MgAlZnFeCu। हाँ, और ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज हमें बताती है कि कौन सी धातु कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन खोकर रिएक्शन में भाग लेगी। और ये जानना सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी जरूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा था। बिल्कुल। इसके बहुत सारे व्यावहारिक उपयोग हैं, जैसे संक्षारण रोकना। गैल्वनाइज्ड लोहा देखा है? हाँ, जिस पर जिंक की परत चढ़ी होती है। वो इसीलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जिंक Zn आयरन Fe से ज्यादा क्रियाशील है। अगर परत में खरोच भी आ जाए तो जिंक खुद को कुर्बान कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन लोहे को जंग लगने से बचाता है। अच्छा, ये है वजह। और धातुओं का निष्कर्षण, मतलब अयस्कों से धातु निकालना, वहां भी रिएक्टिविटी सीरीज काम आती है। ज्यादा क्रियाशील धातु या कार्बन का इस्तेमाल करके कम क्रियाशील धातु को उसके कंपाउंड से अलग किया जाता है। जैसे आयन ऑक्साइड से आयरन निकालने के लिए कार्बन इस्तेमाल होता है। हाँ, उस उच्च तापमान पर कार्बन ज्यादा प्रभावी अपचायक होता है। और सोचो, हमारी बैटरीज। बैटरी उसमें कैसे? अरे घड़ी, रिमोट, फोन की बैटरी, उनमें भी अलग अलग क्रियाशीलता वाली धातुओं या उनके यौगिकों के इलेक्ट्रोड होते हैं। उनके बीच रिएक्शन से ही तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। अरे वाह, मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज तो हमारी टेक्नोलॉजी की नींव में है, जंग से बचाने से लेकर बैटरी तक। निश्चित रूप से ये केमिस्ट्री के सबसे फंडामेंटल और यूजफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। चलिए, तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए मुख्य बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हाँ, हमने देखा कि धातुएं तनु अम्लों से रिएक्ट करके हाइड्रोजन और गर्मी देती हैं, जो उनकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। नाइट्रिक एसिड का मामला अलग है, वो ऑक्सीकारक है, पर Mg और Mn बहुत तनु HNO3 से H2 निकाल सकते हैं। एक्वा रेजिया सोने प्लैटिनम को घोलने वाला खास 3.1 HCl.HNO3 मिश्रण है। और विस्थापन अभिक्रियाएं दिखाती हैं कि ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से हटा देती है। जैसे Fe ने Cu को हटाया तो FeCO। ये सब मिलकर धातुओं के रासायनिक व्यवहार की एक तस्वीर बनाते हैं। हाँ, जाते जाते श्रोताओं के लिए कोई सोचने वाली बात, कोई पहेली इस कॉन्सेप्ट पर आधारित। हाँ बिल्कुल। हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज देखी, Mg, Al, Zn, Fe, Cu। अब सोचिए, अगर हम जिंक धातु का एक टुकड़ा लें और उसे मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा? जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट सीरीज में MgZn है, तो जिंक मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है। शायद कुछ नहीं होगा, जिंक मैग्नीशियम को नहीं हटा पाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि जिंक कम क्रियाशील है। अब एक और सवाल, अगर एल्यूमिनियम धातु को जिंक सल्फेट के विलयन में डालें तब? एल्यूमिनियम और जिंक सल्फेट सीरीज में AlZn है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, वो जिंक को हटा देगा। Al प्लस ZnSO4 बराबर Al2SO4 प्लस Zn। बैलेंसिंग बाद में। क्या बात है, बिल्कुल यही होगा। एल्यूमिनियम जिंक को विस्थापित कर देगा। तो देखिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज सिर्फ रटने की चीज नहीं है।
हाँ, ये तो भविष्यवाणी करने में मदद करती है। बिल्कुल, ये हमें प्रिडिक्ट करने की क्षमता देती है कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा नहीं। ये केमिस्ट्री को लॉजिकल बनाती है। बहुत बढ़िया। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक क्रम जानने से हम रिएक्शंस का अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, इसी विचार के साथ हम आज धातुओं के इन रासायनिक गुणधर्मों पर अपनी ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है श्रोताओं को ये दिलचस्प और उपयोगी लगा होगा। जरूर।